गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले व्याख्यान में हम पढ़ रहे थे, अपना टॉपिक चल रहा था 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम की पृष्ठभूमि हमने देखी थी, उसकी विशेषताएं शुरू कर दी थी। तो इस अधिनियम की जो विशेषताएं हम पढ़ रहे थे कि कोई भी अधिनियम होता है उसकी एक प्रस्तावना होती है, तो इस अधिनियम की प्रस्तावना नहीं थी। ये 1919 का जो अधिनियम था उसी को प्रेमबल को इसने स्वीकार कर लिया गया। तो इसका कहने का तात्पर्य, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था उत्तरदायी। इस अधिनियम का 1935 भारत शासन अधिनियम की हम चर्चा कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी, इसकी पृष्ठभूमि पढ़ ली थी। 1935 के भारत शासन अधिनियम की हम जब बात करें इसकी विशेषताएं, तो इसका पहला था इसकी कोई प्रस्तावना यानी कि प्रेमबल नहीं था। तो 1919 के अधिनियम की प्रेमबल को एज इट इज इन्होंने स्वीकार कर लिया। ये इसकी कमी भी थी। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भी उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना करना था। स्थापना अर्थात स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई अर्थात स्वतंत्रता की बात इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं की गई। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात इस अधिनियम के अंतर्गत की गई। जो 1919 का अधिनियम था उसकी प्रस्तावना को एज इट इज इन्होंने स्वीकार कर लिया। अब देखो, इस अधिनियम के अंतर्गत हम जो पढ़ते अधिनियम में जो हमारा पिछली क्लास थी उसमें हम पढ़ते आ रहे थे कि दो भारत, एक ब्रिटिश भारत और एक देसी भारत, हम चर्चा करते आ रहे थे। तो जो भी नियम कानून बनते थे वो हमने देखा कि वो ब्रिटिश भारत के लिए ही बनाए करते थे। देसी भारत में तो राजा महाराजाओं का ही नियम कानून चले करते। इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार ऑल इंडिया यूनियन की बात की गई, अखिल भारतीय संघ की बात की गई। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस अधिनियम के अंतर्गत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई। पहली बार संपूर्ण भारत, अखंड भारत की यहाँ अखिल भारतीय संघ का निर्माण हो रहा है, जो 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत है। और ना हम देखते आ रहे हैं कि जो भी नियम कानून बने थे पहले ब्रिटिश भारत के लिए बने थे, पहली बार अखिल भारतीय संघ की बात इसके अंदर किया गया। यानी कि सभी देशी रियासतों को विलय के लिए प्रस्ताव दिया। हालांकि ये सफल नहीं हुआ। विलय के लिए प्रस्ताव दिया, हालांकि ये सफल नहीं हो सका। इसका कारण था कि देशी जो रियासतें थी, देशी रियासतों ने इसका विरोध किया। लेकिन इस अधिनियम से ये तो स्पष्ट हो गया था, राजा महाराजाओं को ये तो लगने लग गया था कि जिस दिन भारत स्वतंत्र हो जाएगा, जिस दिन हमारी राजशाही चली जाएगी, हमें इसमें शामिल होना पड़ेगा। तो कुल मिला के कौन अपनी राजशाही होना चाहता था? राजा महाराजा। तो उन्होंने इसका विरोध कर दिया और ये स्थापित नहीं हो सका। लेकिन इससे एक बैकग्राउंड, ये उनके दिमाग में एक बात तो फिट हो गई थी राजा महाराजाओं की कि जिस दिन भारत स्वतंत्र होगा हमें हमारी राजशाही छोड़नी पड़ेगी। और आपको पता होना चाहिए, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों का एकीकरण कराया, उनके लिए कितना कार्य सुलभ हो चुका था कि राजा महाराजाओं के दिमाग के अंतर्गत 10 साल पहले ही ये बात आ चुकी थी अखिल भारतीय संघ की। तो 1935 के अधिनियम में पहली बार अखिल भारतीय संघ की बात की गई और देशी रियासतों को के लिए प्रस्ताव बात की गई। लेकिन आगे जाके ये
जो सफल नहीं हो पाया। उसका कारण था कि जो हमारे देसी राजा रजवाड़े थे उन्होंने इसका विरोध किया। तो कहने का तात्पर्य भारत के राजनीतिक एकीकरण की दिशा में यह पहला प्रयास यानी पहला कदम था। इंडियन पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की दिशा में ये पहला महत्वपूर्ण कदम था, यानी अखिल भारतीय संघ की बात की गई। और दूसरी बात, इस अधिनियम में यानी 1935 का जो ये अधिनियम था, इस अधिनियम के अंतर्गत इंस्ट्रूमेंट्स इंस्ट्रक्शन यानी निर्देशों का उपकरण की बात की गई। इस अधिनियम के अंतर्गत 1935 के अधिनियम के अंतर्गत निर्देशों का उपकरण, निर्देशों के उपकरण की बात की गई, जो आज हमारे जो वर्तमान में भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत नीति निर्देशक जो तत्व है, इसको शॉर्ट में अपन डीपीएसपी बोलते हैं, नीति निर्देशक तत्व, जिसको वर्तमान में डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। भाई इसका इसमें उल्लेख किया गया, जो आज हमारे वर्तमान संविधान के अंदर पार्ट 4 के अंदर दिखाया गया है, नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी। इसका यानी निर्देशों के उपकरण की बात भी इस अधिनियम के अंतर्गत कही गई। ये इसकी एक विशेषता थी। डीपीएसपी इस अधिनियम के द्वारा 1919 के अधिनियम में हमने पढ़ा कि उसमें पहली बार यूनियन पब्लिक कमीशन की बात की गई, संघीय लोक सेवा आयोग की उसमें बात की गई। तो इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर संघीय लोक सेवा आयोग, इस अधिनियम के अंतर्गत अधिनियम में केंद्रीय स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग और राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की गई। तो इस 1935 के अधिनियम में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की बात की गई। और हमने पिछले में पढ़ा कि 1919 के अधिनियम में कहा गया कि विषयों का बंटवारा किया गया था। तो इस अधिनियम के अंतर्गत भी इस अधिनियम के अंतर्गत विषयों का स्पष्ट बंटवारा किया गया। विषयों का स्पष्ट बंटवारा किया गया। कहने का तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत विषयों का स्पष्ट बंटवारा कर दिया गया, अर्थात विषयों का स्पष्ट बंटवारा विषयों का स्पष्ट बंटवारा किया गया
यानी कि केंद्रीय सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी कि विश्व का स्पष्ट बंटवारा किया गया, राज्य सूची, के संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन में भी, ये 1935 के अधिनियम में भी थी। वर्तमान में संघ सूची के विषय पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, राज्य सूची के विषय पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, और समवर्ती सूची के अंतर्गत दोनों ही कानून बना सकते हैं। वर्तमान में एक अवशिष्ट विषय रखे गए हैं, अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय के अंतर्गत वो विषय आते हैं जो तीनों ही सूची में शामिल नहीं हो, और वर्तमान में इस पर जो कानून बनाने का कार्य करते हैं वो केंद्र सरकार करती है, केंद्र सरकार। और उस समय भी अवशिष्ट विषय रखे गए जिन पर कानून बनाने का जो कार्य करते थे, वो कानून लेजिस्लेटिव जो पावर दिए गए हैं वो गवर्नर जनरल को दिए गए थे। संघ सूची में उस समय 59 विषयों को शामिल किया गया, 59 विषय संघ सूची। राज्य सूची के अंतर्गत 54 विषय, 54 विषय, और समवर्ती सूची में 36 विषयों को शामिल किया गया। और अवशिष्ट विषयों के लिए, यानी कि अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार दिया गया, वह गवर्नर जनरल को दिया गया, गवर्नर जनरल को प्रदान किया गया। तो कुल मिलाकर विश्व का स्पष्ट बंटवारा कर दिया गया। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती। संघ सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय, समवर्ती सूची में 36 विषयों को शामिल किया गया, और अवशिष्ट विषयों के लिए कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल को दे दिया गया। और एक मुख्य व्यवस्था है, इस अधिनियम के अंतर्गत जो 1919 के अधिनियम के अंदर दोहरी दायर की जो शासन व्यवस्था प्रारंभ की थी द्विवेद शासन की, वो इस अधिनियम के अंतर्गत जो प्रांतों में दोहरी यानी द्विवेद, जो प्रांतों में दोहरी यानी द्विवेद शासन व्यवस्था लागू की गई थी 1919 के अधिनियम में, वो उसको 1935 अधिनियम में समाप्त कर दिया गया, और केंद्र के अंतर्गत द्विवेद शासन की स्थापना कर दी गई। द्विवेद शासन की स्थापना कर दी गई। कहने का तात्पर्य, गवर्नर जनरल ने विषयों का बंटवारा कर दिया, एक अपने पास रखा आरक्षित विषय, और एक हस्तांतरित विषय, यानी जो अपने जनप्रतिनिधि को दे दिए गए, हस्तांतरित कर दिए गए। एक के पास रिजर्व रखा, उसको आरक्षित विषय कहा गया। यानी कि जो राज्य में लागू था उसको समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया गया द्विवेद शासन प्रणाली को इस अधिनियम के तहत। अब देखो आगे जाकर, इस अधिनियम के अंतर्गत
इस अधिनियम के अंतर्गत संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई, फेडरल कोर्ट की। इस अधिनियम में संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई, यानी कि फेडरल कोर्ट की इसमें संघीय न्यायालय की बात की गई। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं था, जो फेडरल कोर्ट था, संघीय न्यायालय ये आपका सुप्रीम कोर्ट नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट का तात्पर्य होता है आप इसके खिलाफ कहीं अपील नहीं कर सकते, जबकि फेडरल कोर्ट के खिलाफ तो लंदन की प्री काउंसिल में अपील की जा सकती थी, इसलिए फेडरल कोर्ट का संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं था। तो कहने का तात्पर्य जो ये फेडरल कोर्ट था, इस फेडरल कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय के विरुद्ध लंदन की प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी, ये व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई। अब हम बात कर रहे थे जो अंग्रेज पहले कानून बनाते थे, ऐसे तो इवन अंग्रेजों का अधिकार चाइना पे भी था, यूएसए पे भी था, ब्रह्मा पे, भारत पे, ये सभी था। तो इस अधिनियम के तहत जो भी वो कानून बनाते थे, ब्रह्मा छोटा राज्य था, ये वो कंट्री थी, उसके लिए भी कानून और भारत के लिए साथ में ही कानून बना दिया करते थे ब्रिटिश। लेकिन इस अधिनियम के तहत उन्होंने ब्रह्मा को भारत से अलग किया गया, यानी कि इस अधिनियम के तहत ब्रह्मा को भारत से अलग किया गया। और पहले बिहार एवं उड़ीसा था, सिंध एवं बॉम्बे था। तो इस अधिनियम के तहत उड़ीसा एवं बिहार को अलग किया गया। इस अधिनियम के तहत बिहार एवं उड़ीसा को अलग किया गया तथा सिंध जो पाकिस्तान था, सिंध को बॉम्बे, उस समय बॉम्बे था, सिंध को बॉम्बे से अलग किया गया। यानी कि इस अधिनियम में, इस एक्ट के अंतर्गत ब्रह्मा को भारत से अलग किया गया, उड़ीसा एवं बिहार एक हुआ करता था, उसको अलग किया गया, सिंध को बॉम्बे से अलग किया गया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार प्रत्यक्ष रूप से मत देने का अधिकार दिया गया। 1935 अधिनियम की हम विशेषताएं पढ़ रहे हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार प्रत्यक्ष रूप से मत देने का अधिकार प्रदान किया। लगभग 10% आबादी को मत देने का अधिकार प्रदान किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार
इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया। 1935 के अधिनियम की हम बात कर रहे हैं। और एक और मुख्य बात, राज्यों के अंतर्गत द्विसदनात्मक, राज्यों के अंतर्गत द्विसदनात्मक शासन की स्थापना की गई। राज्यों के अंतर्गत द्विसदनात्मक शासन की स्थापना की बात की गई, जिसके अंतर्गत 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की, यानी दोहरे सदन थे 11 में से 6 प्रांतों के अंदर। ये ब्रिटिश भारत द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम था। सबसे मुख्य बात, ये ब्रिटिश भारत द्वारा, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया भारत के लिए सबसे बड़ा अधिनियम था। सबसे बड़ा अधिनियम, ये मैंने पहले भी कहा था आपको व्याख्यान में कि वर्तमान भारतीय संविधान के अंतर्गत लगभग 60% प्रोविजंस इसी संविधान से शब्द सह लिए गए हैं। इतना बड़ा संविधान था, जिसके अंतर्गत 321 अनुच्छेद सबसे बड़ा था, यानी कि 321 अनुच्छेद, 321 आर्टिकल थे, 10 अनुसूचियां थी और 14 भाग थे इसके अंदर। ये सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा अब तक का बनाया गया अधिनियम था। इसके अंतर्गत 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे इसके अंतर्गत। अब हम बात कर रहे हैं इस 1935 अधिनियम की हमने विशेषताएं पढ़ी। इसके संबंध में हमारे भारतीयों ने, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो इस अधिनियम के लिए जो स्टेटमेंट दिए उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित नेहरू ने अपनी पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अंतर्गत 1935 के अधिनियम को दास्ता का अधिकार पत्र का, क्या कहा भाई, एक तो का दास्ता का अधिकार